नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। इस बुलेटिन में आज बात होगी यूपी में चौथे चरण के मतदान की, चुनाव आयोग पर उठते सवालों की, जानेंगे अखिलेश के जाल में कैसे फंस गई बीजेपी, किसानों ने अब कैसे बढ़ाई बीजेपी की मुश्किलें, बात करेंगे महाराष्ट्र सरकार की मंत्री की गिरफ्तारी की, यूक्रेन रूस के बीच जंग की आहट की और बुलेटिन के आखिर में बात परीक्षाओं को लेकर कोर्ट के आदेश की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूपी में विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का बड़ा बयान। प्रियंका ने जताई सपा के साथ एक बार फिर गठबंधन करने की इच्छा। कहा यूपी में सभी विपक्षी दल एक साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़े। ईवीएम की सुरक्षा को लेकर आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग से की अपील। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग से पूरे पंजाब में ईवीएम की सुरक्षा बढ़ाने का किया अनुरोध। राजस्थान में गहलोत सरकार ने पेश किया राजस्थान का बजट। सीएम गहलोत के पिटारे से निकली बम्पर घोषणाएं। सेहत अपराध पर सरकार का था खास फोकस। सीएम गहलोत के पास ही है वित्त मंत्रालय। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 68 अंकों की गिरावट के साथ 57,232 पर हुआ बंद। निफ्टी 28 अंकों की गिरावट के साथ 17,063 अंक पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए आज चौथे चरण की 59 सीटों पर वोटिंग हुई। वोटिंग के दौरान ईवीएम खराब होने की खबरें दिन भर आती रहीं, जिस कारण से कई स्थानों पर मतदान बाधित हुआ। इस चरण में योगी सरकार के 5 मंत्रियों की किस्मत ईवीएम में लॉक हो चुकी है। तो आज की वोटिंग में कहां कितना हुआ मतदान, देखते हैं ये रिपोर्ट। यूपी में 403 विधानसभा सीटों में आधे से ज्यादा 231 सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है। आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वोटिंग थी तो सोनिया गांधी के गढ़ रायबरेली में भी वोट डाले गए। किसानों के आंदोलन का गढ़ बना लखीमपुर खीरी और पीलीभीत का मतदाता भी आज अपने घरों से निकला, तो बुंदेलखंड के बांदा में भी आज वोटिंग हुई। चौथे चरण में करीब 63% वोट डाले गए हैं। सबसे ज्यादा वोटिंग पीलीभीत में हुई, यहाँ 67% वोटिंग हुई। लखीमपुर खीरी में भी 66% से ज्यादा वोटिंग हुई। लखनऊ और हरदोई में 60% से भी कम मतदान हुआ। सुबह 7 बजे मतदान की शुरुआत होते ही कई स्थानों पर ईवीएम में खराबी की शिकायतें आने लगी थी। सपा की ओर से चुनाव आयोग को 200 से ज्यादा शिकायतें मिली कि ईवीएम सही से काम नहीं कर रही है। बटन सपा का दबाया जाता है तो वोट बीजेपी के खाते में चला जाता है। लखीमपुर खीरी में तो एक बूथ पर सपा का बटन ही नहीं दब रहा था, क्योंकि सपा के बटन को फेविक्विक से जाम कर दिया गया था। यहाँ एक बूथ पर मॉक पोल के दौरान कोई भी बटन दबाने पर बीजेपी को वोट जाता दिख रहा था। शिकायत होने पर ईवीएम को बदल दिया गया। इस बीच कई मतदाताओं का नाम वोटिंग लिस्ट में न होने के चलते वो अपना वोट नहीं डाल पाए। राजधानी लखनऊ में इस तरह की कई शिकायतें मिली। मशहूर शायर मुनव्वर राणा भी इसी के चलते वोटिंग नहीं कर पाए। राणा लखनऊ के कैंट विधानसभा के वोटर हैं। उन्होंने योगी सरकार पर गुस्सा निकालते हुए कहा कि जब तक ये हार का मुंह नहीं देखेंगे तब तक इन लोगों को समझ नहीं आएगा। राणा वोट न होने के चलते वोटिंग नहीं कर पाए तो कई बूथों पर मतदाताओं ने वोटिंग का बहिष्कार कर दिया। उन्नाव की कई विधानसभाओं में बिजली पानी की समस्या को लेकर मलझा, मिर्जापुर, अजिया गांव और पैगंबरपुर गांव में वोटिंग का बहिष्कार किया गया। बाद में प्रशासन के समझाने के बाद कुछ लोग वोटिंग को तैयार हो गए। पीलीभीत और लखीमपुर खीरी में सबसे ज्यादा मतदान क्या किसानों के गुस्से की ओर इशारा कर रहा है? क्योंकि जिन 9 जिलों में आज वोट डाले गए उनमें लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में ही किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा जोर था। लेकिन क्या सिर्फ किसानों के गुस्से से ही बीजेपी को रोका जा सकता है? क्योंकि इस समय जो वीडियो वायरल हो रहे हैं वो कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने तो चुनाव आयोग पर सवाल उठा दिया है। शटाशट डाल दो, दे दो और भात खाओ, आराम करो थोड़ी देर। जाना भी है, जाना भी है। अच्छा, एक बार टिक टिक मारो सब में, शायद बात पकड़ेंगे। तो ठीक है भैया, ये भी तो नहीं बनना है क्या? ना वो ये नहीं बनना है। उसको कुछ उसमें मुझे दे दो, ऐसे पलट दो इसको। अभी शो साहब भी आते हैं अचानक से कि वोटिंग चल रही है, रिपोर्ट लगी है आप लोगों की, तो उसको ऐसे पलट दो। वो नाम भी तो देखना है सामने में। सुनना पकवाड़ के लिए बड़ा आने पता है क्या करिए, क्या करिए? अरे एक वोट भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल देश के विकास में ये है नाम भूपेंद्र सिंह है। सिग्नेचर यहाँ है नीचे ऊपर है, कह रहा हूँ। बस हो गया। अपना अपना हो गया, एक को देना है दे दीजिए जिसको देता है, लेकिन लीडर अच्छा होता है। वहाँ भी लीडर अच्छा नहीं देता। खाली बैठे देना है, बल्कि मत देना। कांग्रेस को तो मत ही देना। कांग्रेस को नहीं देंगे यार, कांग्रेस को नहीं देंगे। जानते नहीं, पहचानते नहीं, मैं वोट हो दो। वोट है तो 2 जगह जाएगी, दिल्ली या बीजेपी। हमारे बीजेपी नहीं जाएगी वहाँ। भंडारी जी के टिक मारो टिक मारो।
वायरल हो रहा ये वीडियो कहीं और का नहीं बल्कि उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के डेडीहाट विधानसभा सीट का है। इस वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है कि बूथ सेंटर में किस प्रकार एक ही व्यक्ति सारे वोटों को टिक कर रहा है और यहां तक सभी लोगों के दस्तखत भी वही कर रहा है। वीडियो में नजर आ रहा है कि कुछ लोग बैलेट लेकर उसे भर रहे हैं। वीडियो में ये साफ सुनाई दे रहा है कि लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट नहीं देना है, बीजेपी को वोट दो और निर्दलीय को। इस वीडियो के वायरल होने के बाद उत्तराखंड की सियासत में उबाल आ गया है। सियासी पार्टियों में हलचल तेज हो गई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने ये वीडियो ट्वीट करते हुए सर्विस वोटर के मतदान में कथित धांधली को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। हरीश रावत ने ट्वीट किया कि एक छोटा सा वीडियो सबकी जानकारी के लिए वायरल कर रहा हूं। इसमें एक आर्मी के सेंटर में किस प्रकार से एक ही व्यक्ति सारे वोटों को टिक कर रहा है और यहां तक कि सभी लोगों के हस्ताक्षर भी वही कर रहा है। उसका एक नमूना देखिए। क्या इलेक्शन कमीशन इसका संज्ञान लेना चाहेगा? हरीश रावत ने बीजेपी पर धांधली का आरोप लगाने के साथ साथ चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अपने ट्वीट में हरीश रावत ने उत्तराखंड के मुख्य चुनाव अधिकारी को टैग भी किया है। वहीं उत्तराखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रीतम सिंह ने भी इस वीडियो को लोकतंत्र का मजाक करार दिया है और चुनाव आयोग से वीडियो को संज्ञान लेने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह भी किया है। क्या फर्जीवाड़ा से चुनाव जीते जाएंगे या फिर जनता के हक में आवाज उठाकर वोट लिया जाएगा? यूपी चुनावों में सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार जनता के मुद्दे उठा रहे हैं और बीजेपी जिन्ना आतंकवाद को ही मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन बीजेपी के जाल में इस बार अखिलेश यादव फंसे नहीं, उल्टा उन्होंने बीजेपी को ही अपनी पिच पर खेलने को मजबूर कर दिया है। पीएम मोदी को भी अब अखिलेश की भाषा ही बोलनी पड़ रही है। चुनाव कोई भी हो, बीजेपी की रणनीति रहती है कि चुनावी मुद्दे वो तय करे। अधिकांश बार वो अपनी चाल में सफल भी हो जाती है और विपक्ष बीजेपी के मुद्दों में फंसकर जीती हुई बाजी गंवा देता है। इस बार की यूपी विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने अखिलेश यादव को घेरने के लिए इसी रणनीति का इस्तेमाल किया। सबसे पहले चुनावों में जिन्ना की एंट्री कराई गई, लेकिन सपा के किसी भी नेता ने जिन्ना के नाम पर रिएक्ट नहीं किया। तो फिर आतंकवाद को सपा से जोड़ने की कोशिश की गई। पीएम मोदी ने तो हरदोई की रैली में सपा की साइकिल को आतंकियों का वाहन तक बता दिया, लेकिन पीएम के बयान को सपा ने अपने ही हक में भुना लिया। पीएम के बयान को गरीबी विरोधी साबित करने की कोशिश शुरू कर दी और सपा काफी हद तक इसमें कामयाब भी हो गई। सपा चीफ अखिलेश यादव अपनी रैलियों में लगातार जनता से जुड़े मुद्दे ही उठा रहे हैं। महंगाई, रोजगार के साथ विकास योजनाओं को लेकर तो अखिलेश योगी और मोदी सरकार पर निशाना ही साध रहे हैं। किसानों की समस्या को लेकर वो दावा कर रहे हैं कि किसानों की पूरी फसल खरीदी जाएगी और एमएसपी पर भुगतान होगा। आवारा जानवरों की समस्याओं को भी सुलझाया जाएगा। दरअसल आवारा पशु यूपी विधानसभा चुनावों में बहुत बड़ा मुद्दा बन चुके हैं। किसान कई बार बीजेपी नेताओं की रैलियों में अपने पशु छोड़कर इसका विरोध भी दर्ज करा रहे हैं। आवारा पशुओं के चलते किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। रात रात भर किसान खेतों में पहरा देने को मजबूर हैं। उसके बावजूद वो अपने खेतों को आवारा पशुओं से नहीं बचा पा रहे हैं। अखिलेश यादव ने किसानों की परेशानी को समझा और सरकार बनने पर इस मुद्दे को हल करने का वादा भी कर दिया, जिससे किसानों का समर्थन सपा की ओर बढ़ता दिख रहा है। बीजेपी को जब अपनी हार तय दिखी तो उसे भी अब इस मुद्दे को उठाना पड़ रहा है जो अखिलेश यादव उठा रहे हैं। यानी अब बीजेपी अखिलेश यादव द्वारा बनाई गई पिच पर खेलने को मजबूर हो गई है। पीएम मोदी ने बहराइच की रैली में कहा कि चुनावों के बाद आवारा पशुओं की समस्याओं से निजात दिलाने की कोशिश की जाएगी। योगी आदित्यनाथ भी अब आवारा पशुओं से किसानों को हो रही परेशानी का जिक्र अपनी रैलियों में करने लगे हैं। यानी साफ है कि बीजेपी अखिलेश यादव को अपनी पिच पर भले ही ना ला पाई हो, लेकिन अखिलेश यादव ने बीजेपी को अपनी पिच पर खेलने के लिए मजबूर कर दिया है। छुट्टा जानवरों का मामला इस बार बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है, जिससे किसानों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। किसानों के गुस्से को देखकर ही बीजेपी को अपनी रणनीति बदलनी पड़ रही है, लेकिन किसानों का गुस्सा बीजेपी से कम होता नहीं दिख रहा है। किसानों का कहना है कि बीजेपी सरकार ने जो वादे उनसे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया गया। तो कैसे यूपी चुनावों में किसान बीजेपी की परेशानी बढ़ाने की तैयारी में है, देखते हैं ये रिपोर्ट।
भले ही किसानों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है, लेकिन बीजेपी के खिलाफ किसानों की नाराजगी अभी खत्म नहीं हुई है। किसान आंदोलन के दौरान बीजेपी के रवैये से तो किसान पहले से ही नाराज थे। ऐसे में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेडी के बेटे आशीष मिश्र की रिहाई के बाद से किसानों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया है। किसान मिशन यूपी के जरिए बीजेपी को वोट न देने की अपील कर रहे हैं, जिसके लिए वो पूरे प्रदेश में अलग अलग जगह का दौरा कर बीजेपी विरोधी लहर बनाने में जुटे हैं। अपनी इस कवायद के तहत मोर्चे ने किसान नेता राकेश टिकैत समेत कई चेहरों को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, गोरखपुर और वाराणसी भेजने का फैसला किया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने खुद इस बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी साझा की। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने किसानों की नाराजगी से होने वाले नुकसान को भांप लिया है, जिसके चलते अब सरकार ने किसानों को साधने के लिए उनकी बाकी बची हुई मांगों को पूरा करने की कोशिश शुरू कर दी है। केंद्र सरकार की ओर से किसानों को आंदोलन के दौरान दर्ज हुए केस वापस लेने का वादा किया गया था। अब दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानून विरोधी प्रदर्शनों के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज किए गए 54 में से 17 मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। किसान बीजेपी की परेशानी बढ़ा रहे हैं तो केंद्र की एजेंसियां महाराष्ट्र सरकार की परेशानियां बढ़ाने में जुटी हैं। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार के मंत्री नवाब मलिक को आज ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। मलिक की गिरफ्तारी से महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मच गई है। बीजेपी ने मलिक से इस्तीफा मांगा है तो एनडीए सरकार में उनकी गिरफ्तारी को केंद्र की साजिश बताया है। यूपी में जहां एक तरफ चौथे दौर का मतदान चल रहा था, तो वहीं महाराष्ट्र की राजनीति में एक अलग ही खेल हो रहा था। महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक को ईडी ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने सुबह करीब 7 बजे मलिक के घर पर छापा मारा और उन्हें पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। खबरों की माने तो ईडी ने ये गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग और अंडरवर्ल्ड कनेक्शन मामले में की है, लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद राज्य में सियासी पारा और चढ़ गया है। ईडी की इस गिरफ्तारी पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधा है। ईडी की इस गिरफ्तारी पर शिवसेना नेता संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने बीजेपी को चेतावनी तक दे डाली। संजय राउत ने कहा कि नवाब मलिक एक वरिष्ठ नेता है और महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री। ईडी जिस तरह से उन्हें घर से ले गई, वो महाराष्ट्र सरकार के लिए एक चुनौती है। हमारे राज्य में आकर एक मंत्री को केंद्रीय एजेंसियां ले जाती है। 2024 के बाद आपकी भी जांच होगी, इस बात का जरूर ध्यान रखें। नवाब मलिक पर कार्रवाई के बाद एनसीबी चीफ शरद पवार ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नवाब मलिक को केंद्र सरकार के खिलाफ बोलने की सजा मिल रही है। केंद्र एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और महाराष्ट्र एनसीपी प्रमुख जयंत पाटिल भी भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि नवाब मलिक को बिना किसी पूर्व सूचना के पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय ले जाया गया। उन्होंने पिछले कुछ दिनों में बीजेपी नेताओं का पर्दाफाश किया था, इसलिए अब बदला लिया जा रहा है। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने भी नवाब मलिक पर कार्रवाई की निंदा की है। बता दें कि ईडी ने दाऊद इब्राहिम के कनेक्शन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नवाब मलिक को गिरफ्तार किया है। नवाब मलिक से आज सुबह पूछताछ हुई थी। गिरफ्तारी के बाद नवाब मलिक ने कहा कि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच के लिए जेजे अस्पताल ले जाया गया है। नवाब मलिक ने कहा कि मैं लड़ूंगा, डरूंगा नहीं। तो वहीं ईडी के दफ्तर के बाहर एनसीपी कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए गिरफ्तारी के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। केंद्र का बदला या कानूनी कार्रवाई, कई सवाल हैं, लेकिन इन सवालों के बीच नवाब मलिक मुश्किल में है। इसका असर महाराष्ट्र सरकार पर भी दिख रहा है, लेकिन जिस मामले का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है वो है रूस यूक्रेन का विवाद, जो विश्व युद्ध का रूप भी ले सकता है। पुतिन की कार्रवाई के बाद दुनिया 2 गुटों में बंटती नजर आ रही है। राष्ट्रपति पुतिन ने रूसी सुरक्षा परिषद की बैठक के बाद अचानक पूर्वी यूक्रेन के दोनेत्स्क और लुहांस्क को अलग देश के रूप में मान्यता देने का ऐलान कर दिया। पुतिन के इस ऐलान ने पूरी दुनिया में हलचल पैदा कर दी, जिसके बाद अमेरिका, ब्रिटेन और जापान सहित कई देशों ने रूस पर प्रतिबंध भी लगा दिए। हालांकि इसके बाद भी रूस ने अपने कदम पीछे नहीं खींचे हैं। बता दें कि पुतिन के ऐलान से परेशान हुए अमेरिका ने कहा कि रूस को पश्चिमी देशों से मिलने वाली आर्थिक सहायता आगे नहीं मिल सकेगी। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हम रूस के 2 बड़े वित्तीय संस्थानों BEB और सैन्य बैंक पर प्रतिबंध लागू कर रहे हैं। रूस के संप्रभु ऋण पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। इसके अलावा बाइडेन ने रूस के शीर्ष राजनयिकों और उनके परिवार के सदस्यों पर भी प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। ब्रिटेन ने भी रूस के 5 बैंकों और 3 अरबपतियों के खिलाफ पाबंदियों की घोषणा की है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा कि रूसी अरबपतियों की ब्रिटेन में संपत्ति फ्रीज की जा रही है, साथ ही उन्हें ब्रिटेन आने से भी रोका जाएगा। इसके अलावा जर्मनी ने भी रूस के साथ नॉर्ड
नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन को शुरू करने की प्रक्रिया रोक दी है। बावजूद इसके रूस के तेवर नरम पड़ते नहीं दिख रहे हैं। समाचार एजेंसी राइटर्स के मुताबिक रूस की सेना के 100 से ज्यादा ट्रकों का काफिला यूक्रेन की सीमा की ओर जाते देखा गया है, जबकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि यूक्रेन में सेना भेजने को लेकर अभी निर्णय नहीं लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति बाइडेन ने साफ किया है कि वो नाटो बाल्टिक देश की मदद के लिए फोर्स भेज रहे हैं। ऐसे में अब तनाव तो बढ़ चुका है, अब इसका अंजाम कितना भयावह होगा ये देखने वाली बात होगी। और बुलेटिन के आखिर में बात परीक्षाओं की। कोरोना महामारी का असर देश के हर क्षेत्र पर पड़ा और छात्रों की पढ़ाई पर भी इसका संकट दिखाई दिया। स्कूल कॉलेज बंद हो गए, जिसके चलते पिछले 10वीं और 12वीं की ऑनलाइन परीक्षा ही नहीं हो पाई। लेकिन इस बार सीबीएसई ने परीक्षाओं की तैयारी कर ली है, जिसके खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई। तो क्या है कोर्ट का फैसला, देखते हैं ये रिपोर्ट। कोरोना की वजह से केवल व्यापार और नौकरियां ही नहीं, शिक्षा भी बहुत प्रभावित हुई है। कोविड की पहली, दूसरी और तीसरी लहर का स्टूडेंट्स पर भी बुरा असर पड़ा है। 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में इस बार महामारी का काफी असर देखने को मिल रहा है। कोरोना काल में स्कूल कॉलेजों के बंद होने की वजह से केंद्र सरकार ने क्लास और परीक्षा दोनों ही ऑनलाइन करवाना शुरू कर दिया था। लेकिन अब कोरोना के कम होते मामलों को देखते हुए सरकार ने ऑफलाइन परीक्षा करवाने का आदेश दे दिया है। लेकिन लोग अभी भी अपने बच्चों को बाहर भेजने से डर रहे हैं, जिसकी वजह से वकील और बाल अधिकार कार्यकर्ता अनुभव सहाय श्रीवास्तव ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। याचिका में सभी राज्य बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई की 10वीं और 12वीं की ऑफलाइन परीक्षा को रद्द करवाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में आज इस याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान पीठ ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई है कि ऐसी याचिकाओं पर सुनवाई करने से व्यवस्था में और अधिक भ्रम पैदा होता है। पिछली बार का फैसला आदर्श नहीं बन सकता। ऐसी याचिकाएं छात्रों को झूठी उम्मीद देती हैं और कंफ्यूजन पैदा करती हैं। वो ऐसी याचिकाओं से गुमराह होंगे। आपकी याचिका पर विचार करने का मतलब है कि और ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करना। जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने कहा कि ये प्रीमेच्योर याचिका है। अधिकारी पहले से ही तारीखों और अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने पर काम कर रहे हैं। अगर उन्हें अंतिम रूप देने के बाद कोई समस्या है तो पीड़ित पक्ष अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। कोर्ट ने आगे कहा कि आपको जो कहना है अथॉरिटी को जाकर बताएं। ये गैर जिम्मेदाराना ढंग से जनहित याचिका का दुरुपयोग है। याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा को ऑनलाइन कराने से इनकार कर दिया है। सुनवाई में ऑफलाइन परीक्षाएं रद्द करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। अब ऐसे में 10वीं 12वीं की परीक्षा ऑफलाइन ही कराई जाएगी। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।